फ्रांस से और अमेरिका से। अमेरिका कहता है हमें नंबर 1 बताओ, रशिया की जगह लाओ, रशिया को कम करो और हमसे लो। वहाँ 2 जगह पे वो इंडिया को कह रहा है, एक तो ये कि हमसे हथियार लो, स्पेशली F-35 फाइटर्स एंड ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन वेरियस वेपन सिस्टम्स। इंडिया के पास जो वेपन सिस्टम्स है आयशा, वो बेशतर जो है वो रशियन वेपन सिस्टम्स, उनकी जो एवियोनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो कमजोर है। तो अमेरिका ये कह रहा है कि उनको अपग्रेड करो विद अमेरिकन एवियोनिक्स एंड अमेरिकन टेक्नोलॉजी। वेपन्स पर पैसे खर्च करना या तैयारों पर इनकी खरीदारी, सिक्योरिटी तवाज़ुन किस हद तक मुतासर हो सकता है खित्ते का? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये तो दुनिया को, इंटरनेशनल कम्युनिटी को समझना चाहिए कि वो क्यों इस खित्ते को के अंदर बदअमनी को सपोर्ट करना चाहते हैं, क्यों भारत को अरबों डॉलर का असला दिया जा रहा है। भारत का असला जो है वो जारी बात है इस वक्त पूरे के पूरे इंडियन ओशन रीजन के अंदर एक इंस्टेबिलिटी का बायस बनेगा। कश्मीर एक ऑलरेडी एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। और मैं तो आपको पता है जिस चीज पे बोलना चाहता हूँ वो ये है कि हमारी लीडरशिप क्यों नहीं बोलती। सवाल ये पैदा होता है कि पूरी दुनिया देख रही है कि भारत पिछले 10-12 साल से दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर है। आपको पता है कि भारत पाकिस्तान के अंदर जो है वो मुसलसल डिफरेंट जगहों पे हमने खुद ये P5 को डॉसियर्स दिए हैं, हम क्यों फॉलो अप नहीं करते। उन्होंने आज अमेरिका में जाके 26/11 को फॉलो अप करके पाकिस्तान को जो है वो टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी लीडरशिप क्यों नहीं बोलती? ये सारा टाइम हम आपस में क्यों लड़ते रहते हैं? क्यों हमें नहीं पता कि इस खित्ते में क्या हो रहा है? हम क्यों इस चीज को महसूस नहीं करते कि पाकिस्तानी जब अंदर में लड़ते हैं, अंदर में लड़ रहे हैं, तो खित्ते के अंदर क्या तब्दीलियां हो गई हैं। हम समझते हैं कि ना पाकिस्तान और अमेरिका के अलावा दुनिया में कोई मुल्क नहीं है, और अमेरिका फोन करेगा और एक हमारे लीडर को छुड़ा लेगा, और उसके अलावा हमें दुनिया में किसी चीज की जरूरत नहीं है। देखिए, खित्ते के अंदर बदअमनी होने जा रही है, इंस्टेबिलिटी होने जा रही है। इस खित्ते के अंदर जो बदअमनी और इंस्टेबिलिटी है, इसको थोड़ा रीड करना पड़ेगा। ऐसे चीजें नहीं चलेंगी जिस तरह चीजें चल रही हैं। मेरा ख्याल है इस पर लीडरशिप को एक्शन लेना चाहिए, बोलना चाहिए, और दुनिया को सेंसिटाइज करना चाहिए कि किस तरह इस दहशतगर्दी को एक तरफ वो सपोर्ट कर रहे हैं अफगानिस्तान के जरिए, बलोचिस्तान में हम बोलते भी हैं लेकिन हम इसको हाईलाइट नहीं करते, इसके ऊपर कंसिस्टेंट नहीं है। मेरा ख्याल है इसके ऊपर बात करनी चाहिए। और वो कह रहे हैं कि 10 साल की एक डिफेंस डील करने जा रहे हैं, तो उसके अंदर अमेरिका की यही कोशिश होगी कि जो $50 अरब का जो डिफिसिट है, ये अपने और हथियार और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करे टू इंडिया, ताकि फ्रांस और रशिया पीछे हटे और अमेरिका बिकम्स द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ वेपन्स टू इंडिया। वेपन सप्लाई के साथ डिपेंडेंस भी हो जाती है ना, फिर आपकी इंग्रेस हो जाती है। अमेरिका जो है फिर आगे बैठ जाएगा ना, क्योंकि वेपन्स उनके होंगे। अच्छा, इंडिया का ये है कि सिंस इंडिपेंडेंस इंडिया ने रशियन वेपन्स के ऊपर बहुत रिलायंस था अपनी स्टील इंडस्ट्री भी, एंड ऑल्सो इन वेपन्स प्रोडक्शन, और ऑल्सो इन द इम्पोर्ट ऑफ वेपन्स, मिग जहाज, ये वो सारा कुछ रशिया से आया था, जहाँ हम जो थे सारा अमेरिका से ले रहे थे। अच्छा, अब बात यह कि इंडिया ने जो किया रशिया के साथ, वो इंडिया ने ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी कर लिया कि जी हम खरीदेंगे आपसे, मगर खुद उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता खुद बनाने शुरू करेंगे और आप हमारी हेल्प करेंगे। अच्छा। हमने अमेरिका के साथ ये नहीं किया, हमने कहा जी भेजी जाओ, असली बनाना है तो भेजी जाओ। हमने वो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी नहीं की अमेरिका के साथ, और अगर हम करते पता नहीं हमें देते भी या ना देते, मगर शायद हमने कोशिश भी नहीं की भी वो कंटेंट के आने दो, जिसकी वजह से हम इतनी डिपेंडेंस हो गई है अमेरिकन वेपन्स के ऊपर कि अब हम इधर उधर नहीं देख सकते। So that is why America was so important to Pakistan, right? And that is why America की military और military industry जो है is so close to the Pakistani army and national security status in Pakistan. और हम ये देख रहे हैं कि जो अफगानिस्तान की सॉइल इस्तेमाल करते हुए तो भारत कई बार पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने में वो रहा भी है कामयाब। सीज फायर मुआहदे की भी कई बार खिलाफवर्जी, अगर हम गुज़श्ता साल की बात कर लें 25 बार सीज फायर मुआहदे की खिलाफवर्जी की गई है। फिर आप कश्मीर के जो रिहायशी इलाके हैं वहां पर बिलाश्तियाल फायरिंग करते रहे हैं। तो ये मामला हमारे सामने ही मौजूद है, क्योंकि शाम साहब ना सिर्फ ये जो मीटिंग हुई है इसमें चाइना के हवाले से भी सदर ट्रंप ने बात की। उन्होंने कहा कि जो सरहदी झड़पें हैं दोनों ममालिक के दरमियान, इनको रुकना चाहिए, और अगर इसमें मैं सपोर्ट कर सका, मेरी सपोर्ट की जरूरत हुई तो मैं हाजिर हूँ। इसको किस तरह से देख रहे हैं? फिर दूसरी जानिब ये मुआहदों की दस्तखत तो कहीं ना कहीं चाइनीज को कंटेन करने के लिए भी और खित्ते को कंटेन करने के लिए भारत को आगे किया जा रहा है अमेरिका की जानिब से। देखिए, हम ना जहाँ तक इन बातों का ताल्लुक है कि सफारती सतह पे हमें क्या करने की ज़रूरत है, जिसका कमर साहब बता रहे हैं वो अपनी जगह पे है, लेकिन 2-3 चीज़ें बड़ी अहम है। एक तो बात यह है कि ये वर्किंग विजिट था, ये स्टेट विजिट नहीं था। सुना गया है कि वो नहीं दिया गया उनको स्टेट विजिट, क्यों नहीं दिया गया ये एक अलग सी बात है। देखिए, हमने एक डिफेंस डील हुई है, एक ट्रेड डिफेंस फ्रेमवर्क नया बना है और ट्रेड डील उनके साथ हुई है। देखिए, डिफेंस जो फ्रेमवर्क बना है उसमें 35 जहाज F-35 जहाज देने की बात है, तो वहाँ हिंदुस्तान में एक बहस शुरू हो गई है कि जी हाई मेंटेनेंस कॉस्ट है इसमें। और अब आलमी मामलात में से एक पहलू जानना चाह रहे हैं उमर फारूक साहब बुरेवाला से। सर रिसेंटली मैं एक थिंक टैंक की रिपोर्ट पढ़ रहा था जो चाइना और इंडिया के रिलेशन के ऊपर स्टडी करता है। उन्होंने लिखा हुआ था कि अगर दलाई लामा जो है वो अपना सक्सेसर अनाउंस करते हैं तो चाइना नताइजी परवाह किए बगैर हर सूरत में इंडिया के साथ वॉर छेड़ देगा। तो मेरा ये आपसे सवाल ये था कि ये इशू के अंदर क्या इतनी हसासियत है कि चाइना जो है इंडिया के साथ वॉर पे उतर आएगा, और दूसरा ये तिब्बत कार्ड इंडिया के कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्या? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है ये भी, इसका भी तल्लुक वो जो हम डिस्कस कर रहे थे अभी बातें
उसके साथ बन सकता है, और वह है भी। देखिए, तिब्बत हमेशा तारीखी तौर पे हैज ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ मेनलैंड ऑफ चाइना, उनके अंदर ही आता था। इट वाज ऑटोनमस रीजन बट इट वाज ऑलवेज पार्ट ऑफ द चाइनीज एम्पायर इन तारीख। चाइनीज इनकलाब हुआ और कम्युनिस्ट पार्टी पावर में आ गई। 1950 में रेड आर्मी जो थी वो चली गई तिब्बत, और वहां जाके उन्होंने टेक ओवर कर लिया और कहा कि अब ये हमारा हिस्सा है, फॉर्मली इट्स पार्ट ऑफ अस। और मगर उस वक्त दलाई लामा वहीं थे। 1959 में इश्यूज बने और दलाई लामा वहां से छोड़ के और वो इंडिया आ गए। और इंडिया आके वो धर्मशाला में उन्होंने रिहाइश की और इंडिया ने उन्हें पनाह दे दी। वो दिन है और आज का दिन है, तिब्बत इज बिकम एन इशू। चाइना ये कहता है